देखो प्रश्नावली 1.1 प्रश्नावली 1.1 का पहला सवाल है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफलों के रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब आपको क्या करना है, इनके अभाज्य गुणनखंड करने हैं और उनके गुणा के रूप में लिखना है। जैसे मान लो कोई संख्या है 6, कितना है 6। अब इसके अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं, देखो 6 में किसका भाग जा रहा है, 2 का। कितनी बार गया, 3 बार, वो 3 यहाँ लिखना है। फिर 3 बच रहा है, 3 में किसका भाग जाएगा, 3 का। कितनी बार गया, 1। तो जब तक भाग देना है जब तक 1 नहीं आ जाए, ठीक है। अब देखो 6 को कैसे लिख सकते हो आप, अभाज्य गुणनखंड के गुणन। ये देखो ये दोनों कैसी संख्या है, अभाज्य। 2 और 3 कैसी संख्या है, अभाज्य। तो इनके गुणा के रूप में लिख दिया आपने। देखो गुणा करके देखो कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। बस ऐसे ही करना है। ये 1 नंबर का सवाल आता है। अब असद हमें इसमें से डायरेक्ट संख्या देता है कि 156 के निम्न में से 156 के अभाज्य गुणनखंड है। तो अब असद में ऐसे लिखा होता है जैसे 6 के पूछ ले 2 गुणा 3 या 6 गुणा 1, 2 की घात 2 गुणा 3, ऐसे लिखा होता है। तो बाकी 3 ऐसे गुणनखंड होते हैं जिनमें कोई ना कोई संख्या भाज्य होगी, अभाज्य नहीं होगी, ठीक है। जैसे मान लो 8 है। अब 8 को कैसे लिख सकते हो, 8 में किसका भाग जा रहा है, 2 का। फिर कितनी बार गया, 4 में किसका भाग जा रहा है, कितनी बार, और 2 में किसका भाग जा रहा है। तो 8 को क्या लिख सकते हो आप, 2 गुणा 2 गुणा 2। कितनी बार आया था, 3 बार आया था ना। गुणा करके देख लो वापस 8 आएगा। देखो 2 दुआ 4 दुआ, और ये देखो 2 क्या है, अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या के रूप गुणा के रूप में लिखना है। वहां ऐसे गुणनखंड करो या मत करो, अब असद में आएगा इसका प्रश्न, ठीक है। आंसर 4 आंसर मिलेंगे आपको, निम्न में से कौन सा गुणनखंड इसका है। जैसे 8 का पूछ लिया मान लो, तो 8 का कैसे आएगा आंसर, ऑप्शन में लिखा होगा 4 गुणा 2, ऑप्शन में लिखा होगा 8 गुणा 1, ऑप्शन में लिखा होगा 2 की घात 3, ऑप्शन में कुछ भी लिखा हो मान लो, ठीक है। अब देखो वैसे तो ये भी 8 ही आ रहा है। देखो 4 दुआ 8, 8 एकम 8, और ये भी क्या है 8 ही। 2 की घात 3 का मतलब क्या होता है, 2 गुणा 2 गुणा 2, यही तो होता है। तो आप 2 को 3 बार गुणा कर रहे हो, इसको क्या लिख सकते हो, 2 की घात 3 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इनमें से कौन सा आंसर होगा, ये आंसर इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ 4 कैसी संख्या है, भाज्य। गुणनखंड तो ये भी है पर ये भाज्य संख्या है। आपको कौन सी ढूंढनी थी, केवल अभाज्य। और अभाज्य एक ही जगह है, वो कहाँ है, 2। और 2 की घात 3 को मतलब 2 की घात 3 का मतलब क्या हुआ, 2 को 3 बार गुणा करना है। 2 को 3 बार गुणा करोगे तो क्या आएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है। तो देखो अब जो आपके इसमें दिया हुआ है उसको देखो, पहली संख्या दे रखी है 140। इसीलिए भाग के नियम पढ़ाए थे आपको पहले। अब बताओ 140 में सबसे पहले किसका भाग जा रहा है, 2 का। पहले किसमें देंगे भाग, 14 में। 14 में कितनी बार गया, 7 बार, और 0 में। फिर 70 में किसका भाग जा रहा है, फिर 2 का जा रहा है, क्योंकि 0 आ रही है ना। जब तक इकाई अंक 0 2 4 6 8 होगा तब तक तो 2 का ही देंगे। 2 का भाग 7 में कितनी बार गया, 3 बार। पर 7 के पास कितना बचा हुआ है अभी, 1। वो 1 यहाँ लिखा तो कितना हो गया, और 10 में 2 का भाग कितनी बार गया। क्या आप 2 का भाग जा रहा है क्या, क्योंकि इकाई अंक क्या गया। 2 के बाद किसका देखते हैं, 3 का। 3 का कैसे देखते हैं, इन दोनों को जोड़कर, जो भी अंक दिए उनको जोड़कर। तो 5 और 3 कितना हो गया, 8 में क्या 3 का भाग जाता है क्या, नहीं। तो इसमें भी 3 का भाग नहीं जाएगा। पर यहाँ इकाई अंक क्या है, 5। तो 5 का नियम यही तो होता है कि अगर एक इकाई अंक 5 है तो 5 का भाग जाएगा, ठीक है। तो किसका भाग देंगे अपन, 5 का। 5 का भाग 35 में कितनी बार गया। अब 7 में किसका भाग जाएगा, क्योंकि 7 तो खुद अभाज्य संख्या है ना। अभाज्य जैसे 23 आ जाए, कुछ भी आ जाए, अब जितनी भी मैंने अभाज्य संख्या लिखा है ना आपको, तो अभाज्य संख्या में केवल खुद अभाज्य संख्या का ही भाग जाता है, और का भाग नहीं जाता। तो 7 में 7 का भाग 1 बार। तो बताओ इसके गुणनखंड क्या हो गए 140 के, 140 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। आपको अगर आंसर चेक करना है कि ये गुणनखंड सही है या नहीं है, तो इनको वापस गुणा करके देख लो, 140 आना चाहिए।
देखो 2 गुणा 2 कितना हुआ 4, 4 को 5 से गुणा किया तो 20, और 20 को 7 से गुणा किया तो 20 आ सकता है 140 होता है, तो 140 आएगा। या आपको ऑप्शन में कैसे लिखा हुआ मिल सकता है, 2 कितनी बार आ रहा है 2 बार, तो 2 की घात 2 गुणा 5 गुणा 7। आपको अलग अलग नहीं मिलेगा वहां पेपर में, अगर घात लग रही है तो घात के साथ मिलेगा। 2 3 बार आ रहा है तो 2 की घात 3 लिखा होगा, 2 4 बार आ रहा है तो 2 की घात 4 लिखा होगा। ये तो है 140 के। अगला प्रश्न है 156, 156 के गुणनखंड करने हैं। अब देखो 156 में किसका भाग जा रहा है, फिर 2 का जा रहा है, क्योंकि इकाई अंक क्या है 6, तो 2 का भाग 1 में तो जाता ही नहीं है, तो फिर 5 और मिला देंगे तो कितना हो गया 15, 15 में 2 का भाग कितनी बार गया 7 दुआ 14, तो 15 के पास एक बचा हुआ है अभी, वो एक यहाँ लिखा तो कितना हो गया 16 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा 8 बार, कितना हो गया 78, 78 में फिर किसका भाग जा रहा है 2 का, क्योंकि इकाई अंक 8 है। 2 का भाग 7 में कितनी बार गया 3 बार, और ये एक बचा हुआ है ना 7 के पास, क्योंकि 2 का पहाड़ा 3 बार बोला तो 6 आया, तो ये एक बचा हुआ है तो एक यहाँ लिखा तो कितना हो गया 18, 18 में 2 का भाग कितनी बार गया, क्या अब 2 का भाग जा रहा है क्या, नहीं जा रहा, तो अब किसका सोचेंगे 3 का। 3 का भाग कैसे देखते हैं, इनको जोड़कर, तो यहाँ कितना है 9 और 3 कितना आ रहा है 12, क्या 12 3 के फाड़े में आता है, इसका मतलब इसमें भी 3 का भाग जाएगा। 3 का भाग तो 3 एकम, और 3 का भाग 9 में कितनी बार गया 13, और 13 कैसी संख्या है भाज्य, तो 13 में किसी का भाग नहीं जाएगा, 13 में 13 का भाग कितनी बार जाएगा 1 बार, तो 156 के गुणनखंड क्या हो गए 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13, 2 की घात कितने लिख सकते हैं अपन 2 गुणा 3 गुणा 3। चलो देखो तीसरे सवाल में सारे सवाल एक जैसे हैं, बस कोई भी एक सवाल ढंग से करना सीखे तुम्हारा काम हो गया, ठीक है। अगला सवाल है 3825, इसके गुणनखंड करते हैं। देखो 2 का भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा। सबसे पहले तो ये दिख रहा है 5 का तो जाएगा, 3 का जाए कि नहीं जाइए तो पता नहीं, पर इकाई अंक 5 है तो 5 का भाग तो कंफर्म जाएगा। या तो पहले 5 का दे लो फिर 3 का बाद में दे लेना, या पहले 3 का देना चाहते हो तो देख लो चेक कर लो। 3 के लिए क्या करते हैं, इन सबको जोड़ेंगे, तो जोड़ो 8 और 3 11, 11 में 2 जोड़ा तो 13 में 5 जोड़ा तो क्या 18 में 3 का भाग जाता है, इसका मतलब इसमें भी 3 का भाग। ऐसा नहीं है कि जरूरी नहीं है पहले 3 का ही दो, अगर किसी बच्चे को 5 दिख रहा है उसने 5 का भाग पहले दे लिया कोई गलती नहीं है, 3 का बाद में दे लेना, आगे पीछे हो सकता है, ठीक है। पहले 5 का दे लिया बाद में 3 का दे लिया तब भी सवाल सही होगा, गलत नहीं होगा, और पहले 3 का दोगे तब भी सवाल सही होगा। तो 3 का भाग, तो 3 का भाग 3 में कितनी बार जा रहा है 8 में कितनी बार जा रहा है 8 के पास कितना बचा 2, क्योंकि 3 के पहाड़ा 2 बार बोला तो 6 आया, और 8 में से 6 गया तो कितना बचा 2, और 2 यहाँ लिखा तो कितना हो गया 22, और 22 में 3 का भाग कितनी बार गया, तो 22 के पास कितना बचा 1, तो ये 1 यहाँ लिखा तो कितना हो गया, अब 15 में 3 का भाग 5 बार, फिर देखो 3 का जा रहा है क्या 2 और 1 3, 3 में 7 जोड़ा तो 10, 10 में 5 जोड़ा तो 15 में 3 का भाग जाता है, इसका मतलब फिर 3 का भाग 12 में कितने बार 4 बार, 3 का भाग 7 में 2 बार, 7 के पास कितना बचा 1, 1 इधर लिखा तो कितना हो गया, अब 15 में 3 का भाग 5 बार, फिर देखो तो 3 का भाग जा रहा है क्या 4 और 2 6, 6 और 5 अब 3 का भाग, तो अब किसका देंगे 5 का, क्योंकि इकाई अंक 5 है ना, 5 का भाग 4 में तो जाता नहीं है, तो फिर इस 2 को भी मिलाया तो कितना हो गया 42, अब 42 में 5 का भाग कितनी बार जाएगा 8 बार, 8 पंजे 40, तो 42 के पास कितना बचा 2, और 2 यहाँ लिखा तो कितना हो गया 25, 25 में 5 का भाग, फिर इकाई अंक 5 है तो किसका भाग जाएगा 5 का, 5 एकम 8 के पास कितना बचा 3, और 3 यहाँ लिखा तो कितना हो गया 35, 35 में 5 का भाग, और 17 कैसी संख्या है, तो 17 का भाग 17 में 1 बार। अब देखो यहाँ 3825 के गुणनखंड क्या हो गए 3825 के गुणनखंड क्या हो गए
3 कितनी बार आया, तो 3 की घात 2। अरे 2 बार आया तो 2 ही होगी ना, घात 3 की होगी। 3 बार थोड़ी है, जितनी बार आएगा उतनी घात लगानी है, ठीक है। 3 कितनी बार आया है, 2 बार, तो 2 घात। 5 भी कितनी बार आया है, तो 5 की घात भी, और 17 का 17। ये सवाल है। अगला देखो 5005, इसमें किसका भाग जाएगा, 5 का ही जाएगा भाई, 2 का तो जा ही नहीं रहा, एक अंक 5 है। 3 के लिए क्या करते हैं, जोड़ कर देखते हैं, तो 5 और 5 10, 0 जोड़ोगे तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। 10 में 3 का भाग नहीं जाता, तो 5 का देंगे डायरेक्ट। 5 का भाग 5 में एक बार, 0 की, फिर 5 का भाग 5 में। अब किसका भाग जा रहा है, 1001। ये 1001 में देखो इकाई अंक 1 है, 2 का तो जाता ही नहीं है, 3 का जा ही नहीं रहा, 5 का भी। 7 का नियम क्या बताया था, नहीं 7 का मत सोचो, पहले 11 का सोच लो ना। 11 का नियम क्या बताया था, एक छोड़ के एक जोड़ो, तो एक क्या है यहाँ फलांक 1, इसको छोड़ा दूसरा क्या है 0, बताओ कितना आया 1। दूसरे से स्टार्ट करो, दूसरा अंक क्या है, फिर तीसरा छोड़ा चौथा क्या है, क्या आया वापस, और ये 1 में से 1 गया। तो जब मैंने बताया था कि अगर जोड़ने पर घटाने पर 0 या 11 आ जाए तो 11 का भाग जाएगा, तो इसमें किसका भाग जा रहा है, 11 का। इसलिए नियम काम के 2 तक 5 तक नहीं है, पर आगे जब बड़ी संख्या आती है तो नियम काम आ जाते हैं। जैसे इसमें पता नहीं लग रहा था किसका भाग जाएगा, पर आप 11 का नियम लगाया अपने तो पता लगा 11 का भाग जा रहा है। पहले आपको 2 3 5 11 देखना है, अगर इनका नहीं जा रहा उसके बाद देखना है 7 का 13 का 17 का, इनका लगाइए, ठीक है। तो 11 का भाग 2, 11 का भाग 1 में नहीं जा रहा, फिर 0 मिला है तो 10 हो गया, 10 में भी नहीं जा रहा, फिर 1 0 और मिला है तो कितना हो गया 100, और 100 में 11 का भाग कितनी बार जाता है, 11 में 99, तो 100 के पास कितना बचा 1, और उस 1 को यहाँ लिखा तो यहाँ कितना हो गया वापस 11, और 11 में 11 का भाग तो कितना आ गया 91। अब 91 में किसका भाग जाएगा, 13 का, ठीक है। 13 का भाग कितनी बार जा रहा है, 13 सत्ते 91, फिर 7 में 7 का भाग। अगर यहाँ आप 7 का भी चेक करते तो 7 का भी जा रहा था वहां, जब भी तो यहाँ बाद में गया 7 का, यहाँ भी जाता हुआ 7 का। कैसे चेक करके देखो, क्या बताया था 7 का नियम कि अंतिम अंक को दुगुना करके, तो दुगुना क्या होगा, 1 का दुगुना क्या होगा, 2 से गुणा करना है 2, और बाकी में से घटा दो, तो 100 में से 2 गया तो कितना बचा 98। अभी भी पता नहीं लग रहा, फिर मैंने क्या बताया था, अंतिम अंक को दुगुना करके वापस घटाओ, 16 में से 9 गया तो कितना बचा 7। क्या 7 का भाग जा रहा है इसमें, इसका मतलब यहाँ भी 7 का भाग जा रहा था। पर इसमें दिक्कत नहीं है कि आपने पहले 11 का दे लिया फिर 13 का दे लिया, तो वो जिसका जाना है ऑटोमेटिक जाएगा, बाद में आ जाएगा, वो 7 जाएगा तो सही, उसका भी वो बाद में चल जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ 7 ही बच गया, फिर तो दोगे सही ना 7 का, तो 5005 के गुणनखंड क्या हो गए, 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। देखो अगला सवाल है 7429। अब इसमें 2 का भाग नहीं जा रहा, 5 का भी नहीं जा रहा, 3 का देख लो, देखिए 3 जोड़ के 7 और 4 11, 11 में 9 जोड़ा तो 20, और 20 में 2 जोड़ा तो 22, 22 3 के फाड़े में नहीं आता, तो 3 का भी नहीं जा रहा। फिर 11 का देखते हैं, उसके बाद 11 का देख लो, चलो 1 छोड़ के 1 जोड़ना है, 9 में 4 जोड़ा तो 13, अरे 1 छोड़ गया ही तो है ना, 9 लिया 1 छोड़ा ये 4 13, चलो दूसरे से स्टार्ट करो, 2 में 7 जोड़ा तो 9, 13 में से 9 गया तो 4, क्या 11 के पार्ट में 4 आता है, इसका मतलब 11 का भाग भी। अब किसका चेक करेंगे, 13 7, पहले 7 का देखो, 7 का नियम क्या है, अंतिम अंक को दुगुना करना है, अंतिम अंक कौन है 9, 9 का 2 गुना कितना होगा 18, 742 में से 18 घटाओ, 742 में से 10 गए तो कितने बचे 732, 32 में से 8 गए तो, अरे 32 में से 2 गए तो 30, और 30 में से 6 और गए तो 24, तो कितने बच गए 724। अभी भी पता नहीं लग रहा कि भाग जा रहा कि नहीं जा रहा, फिर वापस 7 वाला नियम लगाओ,
क्या लगाते हैं, अंतिम अंक को क्या करना है, दुगना। 4 का दुगना कितना होता है, 8। तो 72 में से 8 गए तो कितने बचे, ये बचे, सॉरी 64। हाँ 64 और 8 72, सही है। 64 7 के फाड़े में आता है क्या, इसका मतलब 7 का भाग भी नहीं जा रहा। फिर अब किसका देखेंगे, 7 के बाद किसका चेक करेंगे, 13 का। 13 का देखो 7400। 13 में क्या करना है, अंतिम अंक को कितना गुना करना था, 4। और शेष संख्या में क्या करना था, जोड़ना था। तो 9 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 36। जोड़ो इसमें, 6 और 2 8, 4 और 3 7, और 7 का अभी भी पता नहीं लग रहा। फिर सेम करेंगे, 77 बचा। 8 को 4 से गुणा किया तो कितना आया, 32। अब जोड़ो तो 7 और 2 9, 7 और 3 क्या, ये 109 13 के पहाड़ी में आता है क्या, अरे 13 के पहाड़ी में 109 आता है क्या, नहीं आता ना। इसका मतलब 13 का भाग भी। फिर अगला किसका देखें अब, 17 भी तो रह गया अभी तो। 17 के लिए क्या बताया था नियम, वापस घटाना है और गुणा किससे करना है, 5 से। तो 5 से किसको गुणा करेंगे, 9 को। 9 पंजे 43, घटाओ तो 43 गए तो कितने बचे, चलो 2 में से 5 नहीं जाते तो 12 में से 5 गए तो 7। यहाँ कितना बचा, 3, क्योंकि एक दाई उधार ले ली थी ना, तो कितना रह गया यहाँ, 3। 3 में से 4 नहीं जाते, दाई उधार ली, कितना हो गया 13। 13 में से 4 गए तो, और यहाँ कितना है पहले 6। अभी भी पता नहीं लग रहा ना, तो अब क्या करें, फिर वापस सेम 5 गुणा करना है ना, तो 7 को 5 से गुणा किया तो 33। अब घटाओ, 9 में से 5 गया तो 4, और 6 में से 3 गया तो क्या, 34। 17 के फाड़े, 17 का ही चेक कर रहे थे ना अपन, क्या 34 17 के फाड़े में आता है। इसका मतलब इसमें किसका भाग जा रहा है, आए ना नियम काम। नहीं तो ऐसे कैसे पता लगाते कि किसका भाग जा रहा है, इसलिए नियम काम के है। तो इसमें किसका भाग जाएगा, 17 का। अभी देखना जाएगा अभी से पूरी बात। 17 का भाग 74 में दो, पहले तो कितनी बार जा रहा है, 17 चौक 68। तो 74 के पास कितना बचा, 6 बचा ना। 74 में से 68 गया तो कितना बचा, 6, और 6 यहां लिखा तो कितना हो गया, 62। 62 में 17 का भाग कितनी बार जाएगा, 3 बार। 3 बार में कितना आएगा, यहाँ 62 था ना, 17 का भाग 3 बार, 17 का पारा 3 बार बोला तो कितना है, 51। 62 में से 51 गया तो कितना बचा, 2 में से 1 गया तो, 6 में से 5 गया तो, और यहाँ पहले से क्या है 9, तो अब कितना हो गया 119। 119 में कितनी बार जा रहा है 17 का भाग, 17 सत्ते 19, देखो गया पूरी बार। अब वापस देखो अब किसका जाएगा, 17 तक पहुंच चुके हो ना आप, अब इससे पहले वाले चेक नहीं करने हैं वापस दोबारा। अगर आप क्रम से चेक करते हुए आए हो, 2 का चेक कर लिया, पहले 3 का कर लिया, फिर 5 का कर लिया, तो वापस दोबारा भाग नहीं जाएगा, फिर ये कन्फर्म है। वो तो आपने चेक नहीं किया, जब जैसे पिछले सवाल में यहाँ अपने 7 का चेक थोड़ी किया था, इसलिए 7 का गया। अगर पहले ही चेक कर लेता मैं तो फिर नहीं, यहीं चल जाता 7 का। तो यहाँ तो अपन क्रम से चेक करते हुए आए थे ना, तो अब या तो 17 का ही जाएगा या 17 से बड़ी संख्या का जाएगा। तो क्या इसमें 17 का भाग जा रहा है क्या, एक बार देके देख लो, 17 दुआ 34, कितना बचेगा, 43 के बाद कितना बचेगा, 9। 9 यहाँ लिखा तो कितना हुआ 97। क्या 97 17 के भाड़े में आता है, नहीं आता ना 17, तो 17 का भाग नहीं जाएगा। अब किसका चेक करेंगे, 19 का। 19 का नियम क्या बताया था आपको, अंतिम संख्या को किससे गुणा करना है, 2 से गुणा करके क्या करना है, जोड़ना है। ये एक तरफ तो अपने को घटाना, देखो ये एक बार घटाना है, एक बार जोड़ना है। 7 में घटाना था, 13 में जोड़ना था, 7 में घटाना था, 13 में जोड़ना था, 17 में घटाना है, 19 में वापस जोड़ना है। तो देखो अंतिम अंक कौन है यहाँ पर, तो 7 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, और इसमें जोड़ो कितना हुआ, 4 और 3 4 और 1, क्या 57 19 के फाड़े में आता है क्या, इसका मतलब इसमें 19 का भाग जाएगा। तो 19 का भाग दो, 19 का भाग पहले किस में देंगे, 43 में। 43 में कितनी बार जाएगा,
19 एकम 19, 19 दोनों 38, 19 तिया 57, 57 तो बड़ा हो गया, तो 19 दो 38, तो 2 बार भाग गया। 43 के पास अभी भी कितना बचा हुआ है, 38 आया था ना, तो 5 बचा हुआ है, और 5 यहाँ लिखा तो कितना हो गया, और 57 में कितनी बार जाएगा, 3 बार। अब क्या आ गया 23, और 23 में किसका भाग जाता है, 23 का। तो 7429 के गुणनखंड क्या हो गए, 17 गुणा 19 गुणा, यही एक सवाल है सबसे बड़ी इस प्रश्नावली में बस, जिसमें इतना सोचना है कि 17 का 19 का, बाकी सब में 2 से स्टार्ट होता है, 2 3 5 में तो सवाल ही खत्म हो जाता है। ये चीज है देखो, लस का पूरा नाम है लघुत्तम समापवर्तक। ल का मतलब है लघुत्तम, स का मतलब है समापवर्तक, ठीक है। जैसे पेपर में भी पूरा नाम नहीं मिलेगा, पेपर में भी आपको लस और मस सिंपल लिखा होगा। इंग्लिश में आ जाए तो इंग्लिश में लिखा होगा एलसीएम, ठीक है। तो लस होता क्या है, लस एक ऐसी संख्या होती है जिसमें दी गई संख्याओं का भाग पूरी पूरी बार जाता है। जैसे आपसे पूछा जाए कि 2 और 8 का लस क्या होगा, किसका लस पूछा मैंने, 2 और 8 का लस क्या होगा, तो लस एक ऐसी संख्या होगी जिसमें उस संख्या में इन दोनों का भाग जा रहा हो। तो ऐसी संख्या कौन सी है जिनमें 2 का भी भाग जाता है और 8 का भी भाग जाता है। 2 में 8 का भाग जाता है क्या, 16 है, क्योंकि 16 में 2 का भी जाता है 8 का भी जाता है, और 8 भी तो है, क्या 8 में 8 का भाग नहीं जाता क्या, और 2 का भी जाता है, तो यहाँ इसका आंसर क्या है 8, ठीक है। ऐसी संख्या जिसमें दोनों का भाग जाता है, जैसे 3 और 2 है, बताओ इसका लसा क्या होगा, मतलब ऐसी संख्या जो दोनों को पहाड़ी में आ जाए, 6, तो यहाँ लसा क्या होगा 6, ठीक है। लसा ऐसी संख्या होती है जिसमें दी गई दोनों, जरूर 2 ही नहीं, तीनों तो तीनों का जाना चाहिए, 4 हो तो चारों का भाग जाना चाहिए। ऐसी संख्या जिसमें, हालांकि परिभाषा कोई नहीं पूछेगा आपसे, पर फिर भी अच्छी है, लिखना चाहिए। ऐसी संख्या जिसमें दी गई सभी संख्याओं, ऐसी, सॉरी एक चीज लिखना भूल गया मैं, यहां लिखना ऐसी छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या, क्योंकि जैसे इसने बोला था अभी भी 16, तो 16 भी आंसर था उसका, 8 भी आंसर है, 24 भी आंसर है, परंतु छोटी से छोटी, तो छोटी से छोटी लेनी है उनमें से। ऐसी छोटी से छोटी संख्या जिसमें दोनों का भाग जाता हो, ऐसी छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई सभी संख्याओं का भाग जाए, एलसीएम कहलाती है। पर अपन अभी 2 और 3 लिया मैंने, साधारण सोच लिया कि 2 के पहाड़े में 3 के पहाड़े में 6 आता है, 6 आंसर आ गया, 4 और 2 लिया 8 आ गया आंसर, 5 और 10 लूंगा तो कितना आएगा आंसर, 5, 10 के पहाड़े में 5 आता है क्या, दोनों के पहाड़े में आना चाहिए ना, तो 10 दोनों के पहाड़े में आता है, ठीक। तो ये तो छोटी संख्या थी इसलिए सोच लिया। अब मान लो मैं ले लू 171, 251, अब कैसे सोचोगे, पहाड़ा आता है क्या अपने को, तो फिर कैसे निकालेंगे, अपने से बड़ा ही पूछेगा, ऐसी छोटी छोटी संख्या नहीं आएगी, तो फिर निकालना कैसे है, फिर अपने को गुणनखंड करके निकालना है। कैसे निकालना है, वो जो दोनों संख्याएं दे रखी होगी, जैसे अभी गुणनखंड किए थे ना अभाज्य संख्या के, ऐसे दोनों संख्याओं के फले क्या करने, 2 या 3 जितनी भी दे रखी है, फले क्या करोगे गुणनखंड। अब उन गुणनखंड में से कैसे निकालेंगे, देखो दी गई संख्या के पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे। पहले तो क्या करेंगे, दी गई जितनी भी संख्या दे रखी है उनके अभाज्य गुणनखंड कर लिए। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद आपको क्या करना है, खंड लिया आपने, 2 संख्या गुणनखंड कर लिए, तो सभी लेने में सभी लेने हैं, परंतु अगर मान लो दोनों जगह मिल गया, 2 संख्या के गुणनखंड किए
और दो दोनों में आ रहा है, 2 का भाग मतलब दोनों जगह जा रहा था, तो उसको दोनों जगह से नहीं लेना है, फिर कितनी जगह से लेना है, एक ही बार लेना है उसको। ठीक है, तो उभयनिष्ठ जो गुणनखंड, उभयनिष्ठ का मतलब है जो दोनों में होगा, उभयनिष्ठ गुणनखंड की बड़ी घात लेंगे। ठीक है, यही लिखना है, उभयनिष्ठ गुणनखंड की बड़ी घात लेंगे, लिख लो है। जैसे मैंने पहला सवाल लिया है 6 और 20 का लसाअ ज्ञात करो। ठीक है, तो करना कैसे, थ्योरी अलग चीज है, जो करना है वो कैसे करना है। मैंने लिखा है कि सबसे पहले तो जो संख्या दे रखी है उसका क्या करेंगे, गुणनखंड कर दो। ये एक तो 6 दे रखा था और ये क्या दे रखा था, 20, ये 2 संख्या थी। हाँ हाँ, इन दोनों के क्या करने हैं, गुणनखंड करने हैं। बताओ 6 में किसका भाग जाएगा, 2 का कितनी बार, और 3 में किसका भाग जाएगा, कितनी बार। चलो 20 में किसका भाग जाएगा, कितनी बार, 10 बार। 10 में किसका भाग जाएगा, कितनी बार। 5 में किसका भाग जाएगा, कितनी बार। तो आपको दोनों संख्याओं के गुणनखंड मिल गए। देखो 6 के गुणनखंड क्या मिले आपको, 3 गुणा 2 या 2 गुणा 3, बात एक ही। 20 के गुणनखंड क्या मिले आपको, 2 की घात 2 गुणा 5। अब देखो दी गई संख्या के सबसे पहले क्या करेंगे, गुणनखंड, उसके बाद उभयनिष्ठ गुणनखंड की बड़ी घात लेंगे। तो देखो इन दोनों का लसाअ क्या आएगा, एलसीएम ऑफ किसका, 6 और 20 का। इसका मतलब क्या है कि लसाअ 6 और 20 का, यही लिखा है मैंने। एलसीएम, एलसीएम का मतलब भी लसाअ होता है ना, तो ये एलसीएम 6 और 20 का, 6 और 20 का लसाअ क्या रहा है, देखो कि उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ का मतलब है जो दोनों में है। पहले वो देखो, देखो 2 दोनों में था, यहां भी 2 है, यहां भी 2 है ना, तो इसमें से लेना क्या है आपको, जिसकी घात ज्यादा है। तो देखो यहाँ 2 की घात कितनी थी, 1, और यहाँ 2 की घात कितनी है, 2, तो ये वाला लेंगे 2 की घात 2, और बड़ी घात लेंगे, शेष सभी अभाज्य गुणनखंड लेंगे। फिर जो कॉमन नहीं है उनको भी लेना है। तो देखो यहाँ क्या बचा हुआ है अभी, 3, तो 3 भी लेना है। यहाँ क्या बचा हुआ है, 5 भी लेना है। बस जो दोनों में है ना, उसमें ये देखना है कि जो सबसे ज्यादा बार आ रहा है वो लेना है, और बाकी जो बच रहे हैं उनको तो लेना ही है फिर। ठीक है, जैसे यहाँ भी 2 आ रहा था, यहाँ भी 2 आ रहा था, तो 3 बार नहीं लेना है आपको, केवल एक जगह से लेना है, पर लेना कहां से, जहां ज्यादा बार आ रहा है। यहाँ 2 एक बार आ रहा था, यहाँ 2 कितनी बार आ रहा है, 2 बार, तो यहाँ से मैंने 2 ले लिया। अब इस 2 को नहीं लेंगे। अब यहाँ क्या बचा हुआ है, 2 के अलावा 3, तो एक 3 ले लिया, एक 5 ले लिया। तो इसका लसाअ कितना गया, देखो 2 की घात 2, मतलब 2 गुणा 2 लिख सकता हूं मैं इसको, गुणा 3 गुणा 5, गुणा करो, 2 को 2 से गुणा किया तो 4, को 3 से गुणा किया तो 12, अब 12 को 5 से गुणा किया तो 60। तो 6 और 20 का लसाअ क्या था, देख लेना पहाड़ा बोल के, 6 और 20 के पहाड़े में 60 आता होगा, दोनों के पहाड़े में 60 आता है, 6 के पहाड़े में भी 60 आता है, 20 के पहाड़े में भी 60 आता है। लसाअ मैंने बताया ना कि लसाअ ऐसी संख्या है जिसमें दोनों का भाग जाता है, तो दोनों का भाग जा रहा है, 6 का भी भाग जा रहा है 60 में, और 20 का भी भाग जा रहा है। सवाल ऐसे करना है, ऊपर की थ्योरी अलग चीज है, या तो उसको रटो या सवाल करने का तरीका सीखो, बस दोनों में सेम है। ऐसा नहीं है कि लाइनें रटने से काम होगा, रटो मत लाइनें, आप सवाल करने का तरीका सीखो कि पहले गुणनखंड करने हैं, फिर गुणनखंड को लिख दिया मैंने, लिखने के बाद क्या करना है कि जो सबसे ज्यादा आ रहा है पहले उसको लेना है, फिर बाकी बचे हुए सबको लेना है, चाहे कोई 1 बार आ रहा है या 2 बार आ रहा है, सबको लेना है, पर पहले उनको लेना है जो दोनों में है, और दोनों में भी वहां से लेना है जहां ज्यादा बार आ रहा है। ये तो लसाअ हुआ। मसाअ कैसे करते हैं वो अभी बता रहा हूं। का पूरा नाम है महत्तम समापवर्तक। ठीक है, देखो इसकी परिभाषा है, वह, पहले छोटी से छोटी संख्या थी ना, अब आएगा वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से
संख्या जिसका भाग दी गई संख्याओं में जाता हो। देखो पहले अलग थी परिभाषा, पहले थी वह संख्या जिसमें भाग जाता हो। पहले तो आंसर जो आ रहा था अपना 60, उसमें इन दोनों का भाग जा रहा था। अब जो आंसर आएगा उसका भाग इनमें जाएगा। अब उल्टा काम है, वह संख्या जिसका भाग दी गई संख्याओं में। अब मतलब आंसर का भाग देना है, पहले प्रश्न का भाग देना था, अब आंसर का भाग देना है। करना कैसे है वो याद रखना, तुम तो इतना ज्यादा कंफ्यूज मत हो। अभाज्य, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड कर लो। जो संख्या दे रखी है अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ठीक है। फिर उसमें क्या करना था लसम में कि उभयनिष्ठ जो गुणनखंड था उसकी सबसे बड़ी घात लेनी थी, वह शेष बचे सभी गुणनखंड लेने थे। अब इसमें केवल क्या करना है, जो दोनों में आ रहा है उसको ही लेना है, बाकी किसी को नहीं लेना है। तो इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड की छोटी घात लेंगे, मतलब सबसे कम बार जहां आ रहा है ना वहां से लेना है, छोटी घात लेंगे। जैसे सवाल है 6 और 20 का मस ज्ञात करो, तो 6 के गुणनखंड वही सेम ही होंगे, लस का सवाल हो या मस का हो, गुणनखंड तो वैसे ही करने हैं, ठीक है। ये गुणनखंड हो गए, ये गुणनखंड करके यहाँ लिख दिए। अब इसका मस निकालना है, मस कैसे आएगा, देखो HCF किसका 6 और 20 का। अब इसमें पहले मैंने क्या लिया था कि जो दोनों में है वहां से सबसे ज्यादा बार आ रहा था वो लिया था, फिर बाकी बचा हुआ भी लिया था। अब की बार केवल वो लेना है जो दोनों में है। तो बताओ दोनों में कौन है, 2, और वो भी सबसे कम बार। सबसे कम बार कहाँ है, ये एक बार, ये तो ये आपका क्या है आंसर हो गया। देखो 2 का भाग दोनों में जाता है, 2 का भाग 6 में भी जाता है और 20 में भी। अब की बार उस उत्तर का भाग इनमें जाएगा। पहले क्या हो रहा था, जो उत्तर आ रहा था उसमें इन दोनों का भाग जा रहा था। जैसे पहले 60 आया था तो 60 में तो इन दोनों का भाग जा रहा था। अब की बार उत्तर 2 आया, 2 का भाग दोनों में जा रहा है। बस मेथड याद रखो क्या करना है, लसम है मसम है, कि लसम है गुणनखंड करने हैं, लसम मसम है, पहले दोनों में गुणनखंड करने के बाद ऐसे लिख लो कि 6 के ये प्राप्त हुए, 20 के ये मिले। अगर मस निकालना हो, क्या निकालना हो, मस, तो मस में केवल ये देखना है कि जो दोनों में आ रहा है वो लेना है। अगर मान लो दोनों में कुछ नहीं आ रहा हो तो फिर क्या लेना है, 1, फिर क्या लेना है, क्योंकि दोनों में 1 तो आ सकता है ना। मैं इनके पीछे 1 लिख दूं तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, दोनों में 1 आ सकता है, क्योंकि 1 से गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए अगर दोनों में कुछ नहीं मिले आपको तो फिर आंसर क्या होगा, 1। अगर दोनों में कोई संख्या मिल रही है तो वो लेनी है, पर वो भी कितनी बार लेनी है, जहां सबसे कम बार मिल रही हो। अगर मान लो यहाँ भी 2 बार ही 2 होता, यहाँ भी 2 बार 2 होता, तो फिर 2 कितनी बार लेते आप, 2 बार ही लेते, क्योंकि सबसे कम ही 2 बार ही है। पर यहाँ ये इसमें तो 2 बार 2 था, इसमें कितनी बार 2 था, 1 बार। तो आपको सबसे कम बार वाला लेना था, सबसे कम बार यहाँ 1 बार है, तो इसलिए मैंने 1 बार वाला लिया, ठीक है। मस में सबसे कम बार वाला लेना है, जो दोनों में हो वो संख्या लेनी है। लस में क्या होता है, लस में जो दोनों में है वो तो लेना ही है, फिर साथ में जो बचे हुए हैं उनको भी लेना है। बस इतना सा याद रख लो तो आपका आंसर हो जाएगा कि लस में तो जो दोनों में है उनको लेना ही है, और साथ में जो बचा हुआ है उसको भी लेना है, और मस में केवल उसको लेना है जो दोनों में है, ठीक है। लिख लो, बाकी कल पढ़ेंगे।